नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली। कहा, मोदी सरकार ने देश के विकास के साथ आतंकवादियों को दिया करारा जवाब। एनडीए में शामिल हुई निषाद पार्टी। राजस्थान में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। तेलंगाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद आनंद भास्कर रापोलू बीजेपी में। कांग्रेस ने जारी की मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे को मिला टिकट। सीधी से अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा से नामांकन पत्र भरा। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक स्थगित। पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उठाया कदम। कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की ओर से समिति में विवादास्पद तत्वों को शामिल करने पर भारत ने मांगी थी सफाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीएसएफ के 4 जवान शहीद, 2 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। और आरबीआई ने की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। 6.25 से घटाकर 6% हुआ रेपो रेट। 2019-20 में 7.2% जीडीपी विकास दर अनुमानित। और आइए रुक करते हैं पहली खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्तीय वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा नीति की आज घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बीपीएस पॉइंट की कटौती की घोषणा कर दी है। इससे अब लोगों की ईएमआई में कमी होने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात का ऐलान किया। अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% रह गई है। रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया। रेपो रेट ब्याज की वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को फंड मुहैया कराता है। चूंकि रेपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग प्राप्त हो सकेगी, इसलिए बैंक भी अब कम ब्याज दर पर कर्ज दे पाएंगे। आरबीआई ने इससे पहले फरवरी में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। And in its meeting today, it voted by a 4:2 majority to reduce the policy repo rate by 25 basis points and to maintain a neutral stance of monetary policy by a 5:1 majority. Turning to domestic developments, the MPC observed that the Central Statistics Office CSO has pegged India's real gross domestic product GDP growth at 7% for 2018-19, down from 7.2% in its first advance estimates. एमपीसी ने उम्मीद के मुताबिक नीतिगत रुख को तटस्थ पर बरकरार रखा है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.4% कर दिया है। GDP growth for 1920 is projected at 7.2%. 6.8 to 7.1% in H1 of 1920 and 7.3 to 7.4% in H2, with risks evenly balanced. Beyond the near term, the MPC assessed that the short-term outlook for food and fuel inflation remains benign, although there is some uncertainty around the prospects for the monsoon and seasonal reversals
in the prices of some items. आर्थिक विश्लेषकों की बात करें या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की, उनका कहना है कि इस समय महंगाई की दर काबू में है, इसलिए ये ब्याज दर में कटौती के लिए उपयुक्त समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये कहा गया कि ब्याज दर में कटौती के लिए उपयुक्त समय है ये। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो मौद्रिक समीक्षा होती है, इसका ये जो पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, कैसे, क्या कुछ बातों को ख्याल में रख के आरबीआई इसे करती है? 2016 से हमारी जो मौद्रिक समीक्षा की जो सिचुएशन है या जो प्रोसेस है उसमें बदलाव एक बड़ा सा किया गया था। वो ये कि इसके पहले आरबीआई के गवर्नर अकेले ही सिद्धांत लेते थे कि कटौती होगी या बढ़ोतरी होगी इंटरेस्ट रेट में। अभी उसको बदल के हो गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके वोट मेजॉरिटी, और जिसमें आरबीआई के गवर्नर भी शामिल होते हैं, ये मिलकर डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी से। और आज जैसे गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि उन्होंने 4-4:2 के मेजॉरिटी से डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी। तो किसी का कोई वीटो पावर नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे पूरे स्टेबिलिटी में एक पूरे पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी रहता है, एक स्थिरता रहती है। लोगों में भी मोरलेस एक समझ में आता है कि क्यों आरबीआई एक पर्टिकुलर तरफ अपना दिशा लेके जाने हैं, अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या किस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल। रेपो रेट की दर में जैसे ही कमी आती है तो आम लोगों के लिए कहते हैं कि ये राहत वाली खबर होती है। तो किस तरह से हम माने कि अब ये बेहतर स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है ईएमआई में दरों में कटौती हो जाएगी, किस तरह से आम लोगों को फ़ायदा होगा इसका? हाँ, और ख़ासकर ये वाला सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए गए, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना था कि आरबीआई भले ही पिछले फरवरी में और अभी 2 बारी में 25-25 रेट कम किए हैं बेसिस पॉइंट, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन बैंक्स के जो लोन के जो रेट्स हैं उसमें खास कुछ फ़र्क नहीं आया है। तो गवर्नर का कहना था कि इसमें ज़रूर ये एक चिंता की विषय है और इस पर वो कड़ी नज़र रखे हुए हैं और बैंक्स के आग्रह भी नहीं, नॉट ओनली आग्रह करेंगे, साथ में वो देखेंगे कि किस वजह से बैंक से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कि लोगों को सस्ते दरों पर रेट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मिलना चाहिए। अगर ना मिले तो ये जो कटौती है उसका कोई खास बेनिफिट नहीं रहता है लोगों को। बेनिफिट जैसे हाई इंटरेस्ट रेट से परचेजेस कम होते हैं, उसी तरह से लो इंटरेस्ट रेट में उनको ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए रेट चीज़ों के खरीदने में। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जो महंगाई दर है उससे भी इसका कुछ सीधे तौर पर एक नाता है, रिलेशन है, उसे हम कैसे समझें? महंगाई का दर इस वक्त भारत में काफ़ी कम हो चुका है और आरबीआई का जो आंकलन था कि 3% यानी 2.9% रेट में महंगाई का दर चलेगा इस साल, अभी उससे भी इस आज के रेट में, आज के पॉलिसी में ये डिसीजन तो उनका था कि नहीं, शायद इससे भी कम होकर 2.4% में आ जाएगा, जा सकता है, यानी कि महंगाई का रेट काफ़ी कम हो रहा है। तो और वैसे इसकी तरफ दूसरी बात यह है कि लोगों में आशंका हो सकती है कि अगर मानसून खराब हो जाए, अगर तेल के दाम बढ़ जाए तो शायद ये चढ़ भी सकता है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि कुल मिलाकर देश में अर्थव्यवस्था में देखते हुए, फूड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देखते हुए ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस अगर नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं तो दोनों मिलाकर कंज्यूमर्स के लिए ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनता है। जी, यानी कि एक सकारात्मक तस्वीर है ये और स्टेबिलिटी की ओर हम इसे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर अगर हम देखें तो रेपो रेट का घटना पिछले जिस समय से जैसे चल रहा है, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी सकारात्मक तस्वीर है? अभी भारत में, और भारत में ही क्यों पूरे दुनिया में ही मंदी का जो एक दौर है वो धीरे धीरे सामने विकट होते हुए नजर आ रहा है। और वो इसलिए उसका पहला घटक है चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, साथ में इंग्लैंड में जो ब्रेक्सिट को लेकर एक उथल पुथल मचा हुआ है। तीसरा चीज़ है कि सारे देशों में ही एक बहुत सालों तक एक एक्सपेंशन के बाद एक फिर से एक धीमापन नज़र आ रहा है, स्लो डाउन। और इसी बीच में भारतीय इकोनॉमी जो काफ़ी इंसुलेटेड रहता है इन सारी चीज़ों से, वो अपने गति पे है, लेकिन उसमें भी इस साल उनका आरबीआई का आकलन है कि 7% से ज़्यादा शायद जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा। हालांकि आज ही फिच रेटिंग्स का रिपोर्ट आया है कि वो कह रहे हैं कि ये इस हालत में भी भारत की जो आउटलुक है वो स्टेबल है,
तो कुल मिलाकर ये है कि सिचुएशन गंभीर है, लेकिन भारत के यंग पॉपुलेशन वगैरह को देखते हुए ये लगता है कि इस बारी का मंदी का जो दौर है उसको संभालने में भारत के पास ज़्यादा हथियार हैं इनको हैंडल करने के, इनको टैकल करने के लिए। चाहे वैश्विक तौर पर जो भी स्थिति हो, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर तरह की परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। हर तरीके का नहीं, लेकिन मोटा मोटी बहुत सारी की चीज़ों से। और ये एक सकारात्मक तस्वीर है कि रेपो रेट में जो है वो कमी आई है, आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। शुभमय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई अहम बातें रेपो रेट से हमें जुड़ी हुई बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए अब रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 सालों में देश भर में विकास कार्य किया। इसके अलावा देश के सामने चुनौती आने पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। नरेंद्र मोदी सरकार एक और तो पूरे देश का विकास करने के लिए इस 5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। आंध्र प्रदेश का विकास करने के लिए ढेर सारे काम किए और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के लिए भी आतंकवादियों को मजबूत मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और लखनऊ में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। बुलंदशहर में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, ये कोई नहीं है। इसके पहले भी सरकारों को काम करते हुए आपने देखा है। 55 से लेकर 60 वर्षों तक लगातार इसे हिंदुस्तानों में अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने की है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे हमारे केंद्र की सरकार रही हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, कोई नहीं कह सकता किसी मुख्यमंत्री ने अथवा किसी प्रधानमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। उधर केरल में लोकसभा की सभी 20 सीटों के लिए तीसरे दौर में 23 अप्रैल को मतदान होना है। वहां भी आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से नामांकन उन्होंने दाखिल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। इस मौके पर पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल करने के बाद एक रोड शो भी किया। I have come to Kerala to send a message that India is one party.
South, North, East, West, Center is one country. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की जोरदार आलोचना की और कहा कि वो बंगाल में एनआरसी की अनुमति कभी नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव हस्तांतरण के मुद्दे को हल किया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैली कर ममता बनर्जी को राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बताया था। और उधर टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज गिड्डलूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर वोट देने की अपील की और कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। एन चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए। बात करते हैं सपा की। समाजवादी पार्टी से हाल ही में रिश्ता तोड़ने वाली निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ आ गई है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हो गया है। गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ और नेताओं की बात करें जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो तेलंगाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद आनंद भास्कर रापोलू भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। रापोलू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वहीं राजस्थान में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। राजस्थान में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में गठबंधन हो गया है। आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी और आरएलटीपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रत्याशी के तौर पर नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में पहले अस्तित्व में आई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और खिंवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि देश हित उनके लिए सर्वोपरि है। अब नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटेंगे। नागौर में कांग्रेस ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि एमपी के छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है। कमलनाथ अभी तक छिंदवाड़ा से सांसद थे। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नकुलनाथ के अलावा अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को भी सीधी सीट से टिकट दी गई है। खंडवा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में शिवराज के मुकाबले उतरने वाले अरुण यादव को भी टिकट दिया गया है। वहीं रीवा लोकसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से पार्टी ने प्रभु सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। इधर वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला। अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार की परंपरा रही है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंदिरा गांधी का कदम जाहिर है। इस कड़ी में आगे कांग्रेस घोषणा पत्र है जो संस्थानों को खत्म करने और आतंकवादियों की मदद की बात कह रहा है। इसमें मीडिया में एकाधिकार को रोकने और प्रेस की आज़ादी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट, टीवी चैनल और समाचार पत्र के एक साथ स्वामित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं वो एक ओर मीडिया की आज़ादी को सीमित करेगा, वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों और अलगाववादियों को नई सुविधा मुहैया कराएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ जिले के पंखाजुर क्षेत्र में हुई। इसमें 2 जवान घायल भी हुए हैं।
खबरों के मुताबिक बीएसएफ के जवानों पर उस वक्त हमला हुआ जब वो गश्त के लिए निकले थे। जवानों पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की। ये मुठभेड़ जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के महला गांव के पास जंगलों में हुई। घायल जवानों को इलाज के लिए पंखाजुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आने पर भारत ने बैठक को स्थगित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिनके बारे में हमने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान ने अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। रवीश ने कहा कि हमने उन रिपोर्ट पर भी अपनी चिंता जाहिर की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान द्वारा विवादास्पद तत्वों को एक समिति में नियुक्त किया गया था जिसे करतारपुर गलियारे से जोड़ा जाना था, इसलिए हमने बैठक को स्थगित कर दिया। रवीश कुमार ने कहा कि ये याद रखना जरूरी है कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे कि भारतीय श्रद्धालु कॉरिडोर का प्रयोग कर करतारपुर साहिब की यात्रा करें। We had also shared our concerns on reports that controversial elements they have been appointed by Pakistan to a committee which was to be associated with Kartarpur corridor. We are yet to receive a response from Pakistan, and therefore that was the reason why we decided to postpone the meeting. You are aware that we have offered to hold the technical level discussions to finalize other aspects of the corridor, and as and when Pakistan responds to that offer, that the technical level talks will take place. संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया है। ये बात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट कर कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक भूमिका से इस रिश्ते को और बढ़ावा मिला है। जायद मेडल से सम्मानित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शेख मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमारे रणनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। ये दोस्ती हमारे लोगों की शांति और समृद्धि में योगदान दे रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राष्ट्रपति सम्मान समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, शास्त्रीय तेलुगु, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय मलयालम और शास्त्रीय उड़िया के विद्वानों को सम्मान पत्र प्रदान किए। साल 2016 के लिए 40, साल 2017 के लिए 35 और साल 2018 के लिए 29 विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भाषा के संरक्षण पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक भाषा के नष्ट होने से एक संस्कृति खत्म हो जाती है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट्स भी लॉन्च किए। भारतीय परंपरा में माना गया है कि सृष्टि का निर्माण ही शब्दनाद से हुई है। मानव का व्यक्तित्व और विचार संसार भाषा से ही बनते हैं। भाषा ही विविधता का अपना सौंदर्य है। भाषाओं के उपवन में ही विचारों और अभिव्यक्ति के फूल खिलते हैं। किसी भाषा के समाप्त होने के साथ एक संस्कृति, उसका संस्कार, बोध विलुप्त होता है। मानव चेतना की विकास श्रृंखला में एक अपूर्णनीय रिक्तता आती है। यदि हम विदेशी भाषाओं सीख सकते हैं तो हम भारतीय भाषाओं को कहीं आसानी से सीख सकते हैं। उनके समृद्ध साहित्य को आसानी से समझ सकते हैं। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की विभिन्न भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का सरल सुगम अनुवाद उपलब्ध कराना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।